हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। ईरान को थोड़ा साइड लाइन कर दिया गया है। सीरिया की जो इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ गई, इसमें अमेरिकन का इंटरेस्ट भी है। जॉर्डन, इजिप्ट और तुर्की है, उन्होंने कहा ये शक में न रहे कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। दूसरे मुल्कों के जो हैं सदर, प्राइम मिनिस्टर्स, दे आर नॉट शॉक। ट्रम्प बातें इस तरह की करेगा, लेकिन एक्शन क्या करेगा वो मुख्तलिफ होता है। बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली है उसका 80वां इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में जी बड़े रहनुमाओं की बड़ी बैठक लग चुकी है। दुनिया भर से 193 मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं वो जनरल असम्बली में इजलास में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने गैर मामूली खिताब किया और मुकर्रर वक्त जो था वो 15 मिनट के बजाय 1 घंटा तवील हो चुका था। और उन्होंने आगाज़ में एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर के ख़राब होने का भी मजाक उड़ाया। और अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तान की जी जंग का जिक्र किया और दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाने का दावा भी किया है। और ये भी कह दिया कि इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी कोई मदद नहीं की। अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में गजा जंग का भी जिक्र किया। मगरबी मुल्कों के बरक्स इसराइली मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दोहराया और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम करार दिया। उन्होंने चीन और भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को सबसे ज़्यादा फंड कर रहे हैं। इसके बाद अमरीकी सदर ने अरब मुस्लिम सरबराहान से भी मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। मुलाकात में गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात के बाद कोई बाकायदा एलामिया या मीडिया टॉक तो नहीं की गई, मगर मुस्लिम रहनुमाओं से सदर ट्रंप से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब और आलमी उमूर के माहिर नईम ज़फ़र साहब। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि अमरीका, इसराइल और शाम के ताल्लुकात बेहतर बनाने की हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है। तकरीबन 6 दिहाइयों बाद शामी सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शरीक हैं, उनकी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में इसराइल और शाम के ताल्लुकात पे क्या कोई बेहतरी आ सकती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं मिडिल ईस्ट में, जिस तरह इसराइल के अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, और जिस तरह 6 ममालिक को स्ट्राइक्स के, इसमें सीरिया शामिल है। सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पे जो रिसेंट अटैक्स हुए थे, और तो जिस तरह गोलान हाइट्स में जाके ये बैठ गए हैं और फर्दर गोलान हाइट्स से आगे निकल गए हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है गोलान हाइट्स, वो भी ऑक्यूपाई किया। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल की अब बात होती है। लेकिन सिंस अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको याद होगा जब लास्ट कुछ महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए थे सऊदी अरब, तो वहां पे इन्होंने ये कहा था। फिर उनके क्राउन प्रिंस की वजह से उनकी मुलाकात हुई थी अहमद शरा के साथ, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। सो अब वो चाहते हैं, देखें ना, डायनेमिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में ये देखा जाता है हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। सिंस यहाँ पे ईरान को थोड़ा साइड लाइन कर दिया गया है, तो सीरिया की जो अभी जो इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ गई, सो अमेरिकन का इंटरेस्ट भी है कि इसकी कंटिन्यूटी रहे, कि मजीद इसमें डिस्टेबलाइजेशन ना हो। तो लाइकली ये होगा कि इसमें इन्फ्लुएंस होगा और इसमें मजीद स्ट्राइक्स या इसमें नहीं होंगे। लेकिन इसराइल देखें जिस तरह बेलगाम घोड़े के तरीके से वहां पे कर रहा है। अभी तो देखें ना, इजिप्ट को भी खतरा महसूस हो रहा है, जॉर्डन को महसूस हो रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि जॉर्डन, इजिप्ट और जो तुर्की है, उन्होंने कहा ये इस शक में न रहे कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, कि इसमें ये स्ट्राइक्स में वो ममालिक भी इसमें आ सकते हैं। तुर्किया तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें सोच भी नहीं सकते हैं कि वो उनका जवाब आएगा वो विल बी ड्रास्टिक होगा। लेकिन जहां तक इजिप्ट की बात है, इकोनॉमी वीक है, टोटल डिपेंडेंट है, अमेरिका है, जॉर्डन है, तो मेरा ख्याल इन बैकग्राउंड ड्रा में देखें तो, लेकिन सीरिया के हिसाब से अमेरिकन सपोर्ट इसमें शामिल है। प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में फर्दर इसमें वो एस्केलेशन ऐसी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करे। दाएं बाएं जो एक्टिविटीज हैं, स्ट्राइक्स वगैरह, वो अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करते रहे। सही मसूद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नईम ज़फ़र साहब जो कि कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली खिताब किया। उन्होंने आलमी मसाइल के बजाय ज़्यादातर अमरीकी मसाइल पर बात की। तो गजा में होने वाली दहशत गर्दी,
या उन्होंने इस हवाले से तो कोई बात नहीं की। तो अमरीकी सदर के इस खिताब के हवाले से आप क्या कहेंगे? और हम देख भी रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी बनी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ बोलने पर मजबूर हुए। वो देखें जी, काफ़ी अरसे से ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का फ़ायदा क्या है। अभी पहले जब सदर बने थे तभी कहा था, बल्कि उस पहले 20 साल पहले भी उन्होंने ऐसे इस बारे में कहते रहे हैं काफ़ी अरसे से। सो दिस इज़ नॉट न्यू। दूसरी बात यह कि सारे जो दूसरे मुल्कों के जो हैं सदर और प्राइम मिनिस्टर्स, दे आर नॉट शॉक्ड, दे आर एक्सपेक्ट कि ट्रम्प बातें इस तरह की करता है, लेकिन एक्शन क्या करेगा वो मुख्तलिफ होता है। तो इसकी जो स्पीच थी बड़ी बम्बास्टिक थी। कभी किसी अमेरिकन सदर ने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए थे। तो लेकिन जैसे उसको सुने अब तो यानी कि इंसान को ज़रा आता है कि भाई ये सदर ऐसी बातें कैसे कर सकता है, उसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन एवरीबडी अब यूज्ड टू हो चुके हैं उससे। सो नोबडी वाज शॉक्ड, पीपल एक्सपेक्टेड इट। उसके बाद जो 1-on-1 मीटिंग्स हुई हैं वो अच्छी हुई हैं, उनमें से बात आगे निकली है। तो अब बेसिकली लोग मजाक उड़ा रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। फ़लस्तीनी रियासत के हक़ पे हम देख रहे हैं आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 193 में से 147 ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। इसके असरात क्या हो सकते हैं और इसराइल पर कितना दबाव बढ़ेगा इससे? लेकिन जनरल असेंबली में जिस तरीके से हमने देखा है लास्ट कुछ दिन पहले वहाँ पे वोटिंग हुई थी, जिस तरह आपने बताया 143 उस वक्त थे, अब 147 है जो इन्होंने रिकग्नाइज किया। अभी यूरोपियन यूनियन से ममालिक जो आ रहे हैं तो उससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन जो जनरल असेंबली की जो से या कोई वहाँ से वोटिंग होती है तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन रिकग्निशन बाय फ्रांस है, अगर ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, कनाडा कर रहा है, आयरलैंड वाले कर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से फ्रांस ने एक्सटेंड लिया, देखें जो अभी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुई है जो फ्रांस और सऊदीज ने वहाँ पे जॉइंटली किया था, उसमें भी उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है और बड़ा स्ट्रांग किस्म का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है। तो वैल्यू तो इसकी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। दैट्स वाई देखें, ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने एड्रेस में गजा की तो उन्होंने गजा का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीज फायर की बात की है। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक अरब इस्लामिक लीडर्स के साथ बैठे तो वहां पे बड़े पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने बातें की हैं और लाइकली है कि इसमें कोई अच्छी बातचीत, अच्छा कोई जी मेरे हिसाब से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंबॉलिक बातें हैं जी। तो जैसे जब तक अमेरिका अपना इसको सपोर्ट नहीं देगा कोई फर्क नहीं, इजराइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल जो कर रहा है वो करता रहेगा। तो वो अभी फौरी तौर पे कोई शिफ्ट नहीं हो सकती है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे। लेकिन नहीं साहब, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों के साथ मुलाकात भी की है और गजा के हवाले से बातचीत भी हुई है। इस हवाले से कोई फिर 2 रियासती हल निकल सकता है? मेरे ख्याल में अभी फिलहाल तो नहीं निकलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जब तक के जिसी ट्रम्प चाहता है कि इकोनॉमिक टाइज हों गल्फ कंट्रीज के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जब वो लोग उसको प्रेशर करेंगे फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि जो सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका ने जब 200 साल पहले कैसे किया था, वो इंडियन जो होते थे यहाँ रेड इंडियन को कैसे ऐसा बना के पुश करते रहे, उनको बिल्कुल कन्फाइन कर दिया। सारा मुल्क गोरों ने ले लिया था। जो इजराइल कर रहा है ऑक्यूपाइड इलाके में वही कर रहा है, सेटलमेंट बनाया जा रहा है। 2 स्टेट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसकी जब तक अमेरिका अपनी ट्यून चेंज नहीं करेगा, ये यूरोपियन कंट्रीज ने जो रिकॉग्नाइज किया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप भी बात करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगता है कि ये जो गजा में सूरत हाल है इसके बाद इसराइल रुक सकता है या फिर वो ग्रेटर इसराइल का जो उसका नक्शा मंजर-ए-आम पर आया था और जो जिस बारे में वो बात भी करते रहते हैं हमेशा, उसके लिए वो तगोदो जो है वो आगे जारी रखेगा गजा के बाद? लेकिन फिलहाल देखें ना, उनको एक मौका मिला है कि इस सोल्यूशन को फ़लस्तीनियों को बहुत ही दबा दें ताकि कोई थ्रेट ना हो सके। अगर भी रुक जाएंगे तो दोबारा तो जंग नहीं कर सके ना, फिर तो दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। तो अब कहना है जिसने लोगों ने मुझे हमें तो कह दिया है, जलील कर दिया है, तो अब जलालत तक करते रहें जहाँ तक कर सकें। तो जो राइट विंग जो हैं इजराइल में बहुत प्रेशर कर रहे हैं
कि इसको कन्फाइन कर दो, कैंप्स बना दो, फ्लैट कर दो, फिर जब दुनिया को बाद में मना लेंगे। अभी कुट्टी कर दें तो कुट्टी करते जाएंगे, बाद में मुलाकात हो जाएगी। तो उसको, इनके पास एक ही चांस है, उस चांस को जाया नहीं करना चाहते। सो इजराइल की तरफ से दिस इज द चांस कि जो ने करना है अभी कर लो, उसके बाद दोबारा इजाजत नहीं मिलेगी तुम्हें। सही, तो उनके पास यही है कि अभी चांस है, जो करना है कर लो। मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है और कोई हल निकल सकता है इस हवाले से, जिस तरह की आजकल सूरत हाल बनी हुई है? मेरे ख्याल में हो सकता है कि इम्पोर्टेंट मुलाकात होगी, और स्पेशली आप देख लें कि इस तनाजुर में कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो पहले मिल चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग है, रेपो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। फिर प्राइम मिनिस्टर की कल एक देखें एक जो मुलाकात भी हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग वो भी है। फिर उनकी सिटिंग हुई थी उनके साथ जो इस्लामिक कंट्रीज के जो हेड के साथ, तो वो वाला उसमें है। तो लेकिन इसमें स्पेशली यकीनन वो बात करेंगे साउथ एशिया में सिक्योरिटी के सिचुएशन पे, यकीनन रीजनल सिक्योरिटी की बात होगी, मिडिल ईस्ट की यकीनन इसमें बात होगी, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी कोई यकीनन प्रपोजल्स होंगे स्पेशली गजा के सूरत हाल के बारे में, और जनरल जो बाकी जो मसाइल हैं जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात हो सकती हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पेशली माइंस एंड मिनरल्स में, क्रिप्टो करेंसी में, तो इन पर बातचीत हो सकती है। और पाकिस्तान के देखें एक ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एक नई हाइट पे हैं, और स्पेशली टेररिज्म के ऊपर भी जो उनकी सपोर्ट है, स्पेशली आपने देखा होगा कि BLA और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया था। तो इसमें मजीद हम बेहतरी हम देख सकते हैं, इस मुलाकात से मजीद पाकिस्तान के लिए अच्छाई इसमें होगी। बिल्कुल ठीक है, मजीद जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है इस मुलाकात से। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? आप वो मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका को दो चीज़ें चाहिए। एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, हम उनको निकालने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, तो वो अमेरिका देने को तैयार है। दूसरी बात है, वो अफगानिस्तान में बगरम एयरफोर्स को दोबारा री ऑक्युपाई करना चाह रहे हैं। वो चाइना के पास चली गई थी, उनसे अभी से दिल में वो क्वेश्चन पड़ी हुई है कि भाई हमें बगरम हमने बनाई थी, हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब कोई उसमें अरेंजमेंट करेंगे ताकि उनका पाकिस्तान का भी फायदा हो, और उनको अमेरिका को बगरम एयरफोर्स एयरफील्ड अफगानिस्तान में मिल जाए, उसका कंट्रोल पे आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी इस पर राय आ गई है। प्रोफेसर साहब, अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ये चाहता है कि अरब और इस्लामी मुल्क गजा में फौजी भेजने पर आमादा हो जाए ताकि गजा से इसराइली फोर्सेस का इनखला हो जाए। क्या इसराइल इस पर राजी हो जाएगा? और इस्लामी मुल्कों की गजा में फौज जाती है तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है? ये पाकिस्तान के पास आर्मी है और आर्मी तैयार भी है। सिर्फ दो मुल्क हैं जो कि आर्मी भेज सकते हैं, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। तो देखें ना, दोनों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। तुर्की भी देने को तैयार है। अगर किसी ने कंट्रोल करना है गाजा को लॉन्ग टर्म, तो ये इस्लामिक अगर फोर्सेस हों तो शायद पीस कीपिंग फोर्स हो जाए। इजरायली जब तक होंगे तो वो बात ठीक कभी हो ही नहीं सकती। इजराइल को निकलना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन या कोई इंडिपेंडेंट फोर्सेस लाइक एक कंसोर्टियम होगा, पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, एक दो और इजिप्ट भी शायद हो। So this is how the long-term solution can be done. So this is a positive development. सही, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मसूद साहब, इसी हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? और जैसे कि बगराम एयरबेस के हवाले से बात की है, तो अमेरिका वापस लेना क्यों चाहता है, उसके हवाले से क्या मकासद है? क्योंकि तालिबान तो इस मुतालबे को मुस्तरद कर चुके हैं। जी हाँ, देखिए बड़ी स्ट्रेटजिक इसकी इम्पोर्टेंस है। बगराम बेस देखा जाए तो बनाने वाले इस वक्त सोवियत यूनियन थे, फॉर्मर सोवियत यूनियन 50s उन्होंने बनाया था, और सब्सिक्वेंटली जब उन्होंने इन्वेट किया अफगानिस्तान को 79 में, उन्होंने इसको टेक ओवर किया, फर्दर इसको इम्प्रूव किया, और इसको भी कमांड ऑपरेशन हेडक्वार्टर के तौर पर सोवियत यूनियन भी यूज करते थे। 9/11 के बाद अमेरिकन ने इसको टेक ओवर किया, अमेरिका ने इसको फर्दर इसको बिल्ड किया, और अभी इसकी इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। देखें कि इसमें तमाम बड़े हाईवी जहाज, B-2 बम्बर भी, कार्गो प्लेन्स भी यहाँ उतर सकते हैं। बड़े बड़े लंबे रनवेज यहाँ पे हैं, जिस 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल है। फिर इसको ये भी बताया जाता है लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स, इसके देखें सेंट्रल एशिया है ऊपर,
तो सेंट्रल एशिया का मतलब है रशिया है और साथ ही चाइना है, शिनजियांग प्रोविंस है जिसका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा वहाँ पे इनकी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, और फिर साथ ईरान भी है, फिर पाकिस्तान भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी लोकेशन इसकी स्ट्रेटेजिक है। लेकिन देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस इस चीज से भी आया होती है, जो माइकल वाल्ट्ज थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो अभी उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने मई 2021 में एक आर्टिकल लिखा था और उस वक्त उन्होंने ये सजेस्ट किया था हमें किसी सूरत में बगराम एयरबेस को नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्होंने ये लॉजिक उस वक्त दी थी कि अगर चाइना के साथ हमारी पैसिफिक में कोई गड़बड़ होती है, कोई अगर वहाँ फ्रंट खुलता है, तो हमें एक और फ्रंट हमारे लिए होना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, ताकि उनका अटेंशन डाइवर्ट करें, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। और इसके लिए उन्होंने कहा था बागराम वाज द बेस्ट चॉइस और उसको हमें वहां पे रखना चाहिए, तो ये हम उनके बैकयार्ड में है, उसको यूज करना चाहिए। फिर ये भी है, देखिए $1 ट्रिलियन के उनके बकौल अफगानिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको भी फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था यहाँ बैठ के स्पेशली 3 ममालिक का उन्होंने खास तौर पर नाम लिया था, चाइना, रशिया और ईरान पे हम यहाँ से सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। इनकी बातचीत तो अभी चल रही है देखें, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज में जाके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कुछ दो वाली बात होगी। और इसमें यकीनन वो ये भी कह सकते हैं अमेरिकन की, भाई हम आपके जो एसेट फ्रीज हुए हम वो रिलीज कर देते हैं, आपका जो हमने वीकली पैसा आ रहा था $40 to $70 मिलियन वो भी हम जारी कर देते हैं, और आपकी लेजिटिमेसी हम रिकॉग्नाइज करते हैं और दूसरे ममालिक को भी कहेंगे आपको रिकॉग्नाइज करें। तो कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है स्टेज, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी लग जो रही रहा, क्योंकि देखें एक ग्रेट गेम इज बीइंग प्लेड इन अफगानिस्तान, क्योंकि रशिया और चाइना ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं, तो अमेरिकन अपनी एंट्री दे रहे हैं। सही, मसूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नईम साहब आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं, गजा की सूरत हाल देख लें, और दूसरी तरफ से अपने हथियार भी बेच रहे हैं और कहा भी जाता है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और दूसरी तरफ से अब वो बगराम एयरबेस देख लें, ये वाला मामला देख लें। तो ये सारी सिचुएशन में एक तरफ तो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, दूसरी तरफ से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप किसी अलग समत में जा रहे हैं और ग्रेटर अमेरिका बनाने की सोच रहे हैं। दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल पे। ये ऐसा बंदा है कि जो जिस पिछले बंदे से बात करता है अगले दिन वही बातें उसकी स्ट्रेटेजी हो जाती है, तो इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। ये बिजनेसमैन है, दिस ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। लेकिन जब गया था, ये मिडिल ईस्ट गया था जब 1-2 महीने पहले, कि मैंने इतने बिलियन के डील बनाई, वो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी चीजें खरीद रहे हैं। या दुकानदार है बंदा, वो खरीदने की बात करता है, स्ट्रेटेजी उसको समझ नहीं आती। तो हमें बस 2-3-4 साल का इंतजार करना है, ये बंदा भी पास होगा तो और बंदा आएगा जो स्ट्रेटेजी के बारे में होगा। अमेरिका ने 70 साल में एक वर्ल्ड स्ट्रेटेजी बनाई थी, ग्लोबल ऑर्डर था, अमेरिका से बहुत बेनिफिट भी हुआ, ग्लोबल ट्रेड हुई। अभी सब कुछ उसने तबाह कर दिया, ये टैरिफ लगा के, कोई स्ट्रेटेजी है नहीं है, कभी एक बात करता है दूसरे दिन दूसरी बात करता है। तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, ट्रांजैक्शनल आदमी है। सही, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस दुकानदारी वो कर रहे हैं। नईम जफर साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।